एवरीवन, जय हिंद, वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे हैं, अच्छा कर रहे हैं। हमको माफ करिएगा, हमारी थोड़ी आवाज सही नहीं है, उसके लिए हमको माफ करिएगा। चलिए करंट अफेयर्स क्लास स्टार्ट करते हैं। आज डेट क्या है? 1 जुलाई 2024। दिन कौन सा है? मंडे। बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज है आज का, तो प्लीज एंड तक जरूर देखिएगा। अगर पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और क्लास स्टार्ट करने से पहले एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मोटिवेशनल कोट है, मेरा नहीं है, यह स्वामी विवेकानंद का है। अगर स्वामी विवेकानंद जैसे महान व्यक्तित्व के व्यक्ति अगर कुछ कहते हैं तो उनकी बातों को ध्यान में रखिए, उनकी बातों को से सीखने का प्रयत्न जरूर करिए। उन्होंने क्या कहा कि जो पूरा ब्रह्मांड है, इसमें जितनी शक्तियां हैं वो सब शक्तियां आपके अंदर, केवल आपको पहचानने की जरूरत है। अगर आप उस शक्तियों को पहचान लेते हैं और जो भी आप सोचते हैं, कुछ भी सोचिए कि हम आपको आपका गोल यह है, आपको यह बनना है या वो बनना है, कुछ भी सोचिए, आप बन सकते हैं। परंतु प्रॉब्लम क्या होती है, ये तो हम लोग हैं जो कि आंखों के सामने हाथ रख लेते हैं और बोलते हैं कि अंधेरा है। तो आप अपनी शक्तियों को पहचानिए और जो भी आपका गोल है, जो भी आपका एम है, उसके लिए निरंतर प्रयत्न करते रहिए। आपको सफलता एक दिन अवश्य मिलेगी, कोई रोक नहीं सकता। ध्यान दीजिएगा, कोई नहीं रोक सकता। जब स्वामी जी कह रहे हैं तो उनके बातों को ध्यान से सुनिए और कहिए, जो भी आपका लक्ष्य है उसके लिए कुछ करिए। चलिए तो क्लास स्टार्ट करते हैं। 1 जुलाई आ गया, 2024 करंट अफेयर, बहुत ही इंपॉर्टेंट करंट अफेयर। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं क्रिकेट से, और आज हम लोग बात करते हैं विमेन टेस्ट क्रिकेट। तो पूरी दुनिया में सबसे तेज, सबसे फास्टेस्ट डबल सेंचुरी लगाने वाली जो खिलाड़ी हैं विमेन टेस्ट क्रिकेट में, वो कौन है पूछा जा सकता है। इंपॉर्टेंट हमारे लिए इसलिए है क्योंकि वह भारतीय है। तो ध्यान दीजिएगा, द फास्टेस्ट डबल सेंचुरी, फास्टेस्ट डबल सेंचुरी इन विमेन टेस्ट क्रिकेट कौन लगाया है? शेफाली वर्मा, शेफाली वर्मा इन्होंने लगाया। कितना? 194 बॉल में डबल सेंचुरी कंप्लीट कर दी है। ओके, 200 रन, 194 बॉल्स में 200। किसके अगेंस्ट? साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट, अगेंस्ट साउथ अफ्रीका। पूछा जा सकता है एग्जाम में, अगेंस्ट साउथ अफ्रीका। अभी हम लोग T20 वर्ल्ड कप भी जीते, किसके अगेंस्ट? साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट। अगेंस्ट किस स्टेडियम में पूछा जा सकता है। आजकल एग्जाम में कुछ भी पूछा जाता है, ध्यान दीजिएगा। स्टेडियम कौन सा है? एम ए चिदम्बरम, चेन्नई वाला स्टेडियम। और यह दूसरी भारतीय महिला हो गई है जो कि डबल सेंचुरी बनाई। इनसे पहले कौन बनाया था? मिथाली राज, जो कि फॉर्मर इंडियन क्रिकेटर कैप्टन रह चुकी हैं इंडियन क्रिकेट टीम। समझ में आ गया? मिथाली राज, मिथाली राज से पूछा जा सकता है कि कौन सी पहली महिला है जिन्होंने की टेस्ट में डबल सेंचुरी लगाया। तो मिथाली राज 2002 में 214 रन मारी थी आउट ऑफ 407 बॉल्स में अगेंस्ट इंग्लैंड। तो फास्टेस्ट डबल सेंचुरी कौन बनाया? शेफाली वर्मा। कितने? 200 रन आउट ऑफ 194 बॉल। समझ में? अगेंस्ट साउथ अफ्रीका। कहां पर? एम ए चिदम्बरम स्टेडियम। समझ में आ गया? पक्का? बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा, नोट डाउन कर लीजिए, पूछा जा सकता है एग्जाम में। नोट डाउन कर लीजिएगा वीडियो पॉज करके। अपने शक्ति को पहचानिए और जो भी आपका गोल है उसको करने के लिए निरंतर अभ्यास करते रहिए, और सफलता आपको तो मिलनी ही मिलनी है, कोई रोक ही नहीं सकता आपको। इसको ध्यान दीजिए, ये हमारे शब्द नहीं है, स्वामी जी के शब्द हैं।
इसलिए हम कह रहे हैं। ओके, स्पेस मैत्री मिशन, स्पेस मैत्री मिशन किस दो कंट्री के बीच में हुआ है? आपको मैत्री नाम सुन के समझ में आ जाएगा, इंडिया होगा पहला और दूसरा कौन सा कंट्री है। तो चार ऑप्शन दे देगा, जैसे फ्रांस है, ऑस्ट्रेलिया है, अमेरिका है और रसिया है। अगर आपको पता है तो आप लोग टिक कर लोगे, आराम से नंबर मिल जाएंगे। समझ में आ गया? स्पेस मैत्री मिशन बिटवीन इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया। व्हाट इट, अभी ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट ने एक एग्रीमेंट साइन किया है, किसके साथ? इसरो के जो कमर्शियल आर्म है उसके साथ। क्या है नाम, सब देखते हैं। ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट signed an agreement with New Space India Limited, New Space India Limited, New Space India Limited। यह क्या है, ध्यान दीजिएगा। जो न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड है, एक कमर्शियल आर्म है इसरो का। क्या करता है? बिजनेस करता है किसी दूसरे कंट्री के साथ, किसी दूसरे स्पेस एजेंसी के साथ। तो इसरो का एक कमर्शियल आर्म है, मतलब इसरो का एक बिजनेस करने वाला एक कंपनी समझ लीजिए। समझ में आ गया? समझ में आ गया? विथ न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड, कमर्शियल आर्म ऑफ इसरो। अब ये जो मैत्री मिशन साइन हुआ है, अब इसमें होगा क्या? सिंपल सी बात है, इंडिया और ऑस्ट्रेलिया की जो स्पेस है उसमें क्या करेंगे लोग, दोनों लोग मिलकर रिसर्च और डेवलपमेंट करेंगे। समझ में आ गया? तो इस रिसर्च और डेवलपमेंट को क्या करेगा यार? प्रमोट करेगा। टू प्रमोट रिसर्च एंड डेवलपमेंट in space, okay, between these two countries and reduce the threat of space debris। अब स्पेस डेब्रिस क्या होता है? बहुत से कंट्री क्या होते हैं, सैटेलाइट लॉन्च करते हैं और सैटेलाइट कुछ समय तक काम करता है, उसके बाद क्या हो जाता है? काम करना बंद कर देता है। तो वह स्पेस में से घूमता रहता है, तो क्या हो गया? एक तरीके से स्पेस का वेस्ट हो गया वो। तो दूसरे सैटेलाइट को क्या कर सकता है? वो हार्म कर सकता है, नुकसान पहुंचा सकता है। तो जो उससे पैदा होने वाला जो खतरा है उसको भी कम करने का काम क्या करेंगे? स्पेस मैत्री मिशन के थ्रू इंडिया और ऑस्ट्रेलिया की जो स्पेस एजेंसी है वो करेंगे। समझ में आ गया? कितने का एग्रीमेंट साइन किया गया? ध्यान दीजिएगा, $18 मिलियन, $18 मिलियन बाई ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट। बट इट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। स्पेस मैत्री मिशन बिटवीन किस टू कंट्री के बीच में साइन किया गया है? नोट डाउन कर लीजिएगा इसको, वीडियो को पॉज करके प्लीज। ऐसे क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं एग्जाम में। इंडिया फर्स्ट चैडविक हाउस बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये इंडिया का पहला है, इंडिया फर्स्ट चैडविक हाउस, चैडविक हाउस नेविगेटिंग ऑडिट हेरिटेज, और इसी को दूसरे नाम से बुलाया जाता है कैग म्यूजियम। अभी ओपन हुआ है। समझ में आ गया? क्या है? इंडिया का फर्स्ट चैडविक हाउस नेविगेटिंग ऑडिट हेरिटेज, और इसी को दूसरे नाम से पुकारा जाता है कैग म्यूजियम।
कैग मतलब कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। एक करता क्या है, कैग क्या करता है आप लोगों को पता है, जो गवर्नमेंट की अकाउंट्स होते हैं उसको क्या करता है, ऑडिट करता है, और उस ऑडिट करने के बाद जो रिपोर्ट आता है उस रिपोर्ट को प्रेसिडेंट को दे देता है। फिर प्रेसिडेंट क्या करते हैं, उसको पार्लियामेंट के हाउस में भिजवा देते हैं, उस पर डिस्कशन और डिबेट जो भी है वो चलता रहता है। समझ में आ गया, पक्का, ध्यान दीजिए। अब इसी का एक म्यूजियम खोला गया है, पूछा जा सकता है कहाँ ये म्यूजियम खोला गया है। पहला क्वेश्चन, कहाँ म्यूजियम खोला गया है, तो शिमला में खोला गया। कहाँ पर, शिमला में। ये कहाँ पर है, हिमाचल प्रदेश, आप लोगों को पता ही है इसके बारे में। और दूसरा पूछा जा सकता है कि जो चैडविक हाउस नेविगेटिंग ऑडिट हेरिटेज है उसका दूसरा नाम क्या है, पता होना चाहिए, कैग म्यूजियम ओपन। अब कैग न्यूज में आ गया है तो कैग के बारे में पूछा जा सकता है, तो कैग के बारे में आर्टिकल 148 के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है। ओके, तो क्या कहता है, पब्लिक पर्स का एक क्या है, पब्लिक पर्स को सुरक्षा प्रोवाइड करते हैं। समझ जाइए क्यों, क्योंकि जो गवर्नमेंट के अकाउंट्स होते हैं उनको ऑडिट करते हैं, उसकी रिपोर्ट को प्रेसिडेंट को सौंप देते हैं, प्रेसिडेंट क्या करते हैं, हाउस के अंदर रख देते हैं। फिर उसके बाद क्या होता है, जो अपोजिशन वाले हैं क्वेश्चन रेज करते हैं, उसपे क्या होता है, डिबेट होता है, डिस्कशन होता है, जो भी होता है। समझ में आ गया, ये हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब म्यूजियम खोला गया तो म्यूजियम के अंदर क्या होगा, सिंपल सी बात है, कैग इतने सालों से काम कर रहा है, उसके रिच हेरिटेज के बारे में बताया जाएगा, उसके रिच जो विरासत, जो अमीर उसकी विरासत है उसके बारे में बताया जाएगा, और जो कंट्री के गवर्नेंस के लिए कैग ने काम किया है उसके बारे में बताया जाएगा। तो जो विजिटर है वो जाएंगे तो देखेंगे कि कैग ने क्या क्या किया है जब से वो ऑफिस संभाले, समझ में आ गया, पक्का। तो उनको पता चलेगा कि हाँ उनकी विरासत, जो उनकी रिच विरासत है वो क्या है, और किस तरीके से कंट्री के गवर्नेंस के लिए कैग ने काम किया। समझ में आ गया, पक्का। तो क्या करेगा, टू शो रिच हेरिटेज। हमारी आवाज के लिए आप लोग माफ करिएगा प्लीज। कैग एंड इट्स कंट्रीब्यूशन टू गवर्नेंस ऑफ द नेशन, व्हाट इट, नो प्रॉब्लम। अब आप लोगों को पता है कि चैडविक हाउस कब बनाया गया था, चैडविक हाउस 1950 में बनाया गया था। कहाँ पर, शिमला में, इसीलिए वहीं पर ही क्या खोल दिया गया, कैग म्यूजियम। तो चैडविक हाउस में होता क्या था, ध्यान दीजिएगा, ये क्या था, एक ट्रेनिंग सेंटर था चैडविक हाउस। ओके, CH, चैडविक हाउस was training school for Indian audit and account service, got it। चैडविक हाउस 1950 में क्रिएट किया गया था, किस लिए, ट्रेनिंग के लिए, किसके, इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट सर्विस के, इसीलिए बाद में कैग म्यूजियम में बदल दिया गया। got it, पक्का, नो प्रॉब्लम। तो नोट डाउन कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। और एक क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, जो अभी प्रेजेंट में जो हमारे कैग हैं, ओके, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, इस समय कौन है बताइएगा, और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। समझ में आ गया, चलो बता देते हैं, नहीं तो गिरीश चंद्र मुर्मू, गिरीश चंद्र मुर्मू जी क्या है, कैग है इस समय इंडिया के। समझ में आ गया, तो नाम याद रख सकते हो, गिरीश चंद्र मुर्मू, जो हमारी प्रेसिडेंट है द्रौपदी मुर्मू जी, इसके नाम से आप याद कर सकते हो कैग का नाम। गॉट इट, नो प्रॉब्लम, अंडरस्टूड। तो प्लीज, बहुत ही इंपॉर्टेंट, मैटरनिटी लीव, लीव टू गवर्नमेंट women employees who became mother through surrogacy,
कितने मंथ के लिए प्रोवाइड किया जाएगा? 6 मंथ के लिए। क्वेश्चन पूछा जा सकता है क्या, अभी गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए, जो गवर्नमेंट वीमेन एम्प्लॉय है, अगर वो माँ बनती है सुरोगेसी के थ्रू। अब सुरोगेसी क्या होता है उसके बारे में समझ लेते हैं। सुरोगेसी में मतलब कोई महिला अपने पेट को क्या कर देती है, अपने कोख को रेंट पे दे देती है किसी और को। अगर कोई और पति पत्नी है, उनको कोई प्रॉब्लम है, तो क्या हो रहा है कि वह जो महिला है वो अपने पेट को उनको दे रही है कि उनके बच्चे को अपने पेट में रख सके। बच्चे मतलब जो उनके एग्स होंगे उनको अच्छे से उसके पेट के अंदर ट्रांसप्लांट कर दिया जाएगा और वो महिला जो है उस बच्चे को 9 महीने तक अपने कोख में रख सकती है। तो ऐसे मदर को क्या बोलते हैं? मदर थ्रू सोरोगेसी, सोरोगेसी मदर बोलते हैं। समझ में आ गया? तो कर क्या रही है? अपने पेट को रेंट पे दे रही है किसी और महिला को, मतलब किसी और पति पत्नी को, जो कि उसके एग्स को अपने पेट में रख रही है। अंडरस्टूड? अगर कोई ऐसी महिला है जो कि गवर्नमेंट एम्प्लॉय है और वो मदर बन रही है थ्रू सोरोगेसी, तो उसको 6 महीने का मैटरनिटी लीव दिया जाएगा। 6 महीने का मैटरनिटी लीव दिया जाएगा और पैटर्निटी लीव भी दिया जाएगा 15 दिन का। जो हस्बैंड है उसको पैटर्निटी लीव भी दिया जाएगा कितने दिन का? 15 दिन का। $15 का, ध्यान दीजिएगा, 15 डेज का। व्हाट इट? नो प्रॉब्लम। जब जैसे बच्चा पैदा हुआ उसके 6 महीने के अंदर कभी भी वो 15 दिन का लीव ले सकता है। कौन? पिता। व्हाट इट? 100%। नोट डाउन कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। कितने महीने का लीव मिलेगा? पहले ऐसा नहीं था, जो सोरोगेसी मदर थी उनको लीव नहीं मिलता था, अब लीव मिलना स्टार्ट हो गया। इसलिए हमारे एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। ध्यान दीजिएगा। व्हाट इट? फर्स्ट इंटरनेशनल सोलर फेस्टिवल, फर्स्ट इंटरनेशनल सोलर फेस्टिवल कहाँ होने वाला है? अगर हम डिस्कस कर रहे हैं डेफिनेटली इंडिया में होगा, तो इंडिया में कहाँ होने वाला? न्यू दिल्ली। कब होगा? 5 to 6 सितंबर 2024। ये कौन ऑर्गेनाइज कराएगा? बाय इंटरनेशनल सोलर अलायंस, ISA द्वारा। सोलर अलायंस। और इंटरनेशनल सोलर अलायंस के बारे में हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? गुरुग्राम में। कब बना था? 2015 में। किसने बनाया था? इंडिया और फ्रांस ने मिलकर बनाया था। इसमें कितने कंट्री मेंबर बन चुके हैं? अभी रिसेंटली में कौन बना है? पराग्वे 100 कंट्री बना है, इंटरनेशनल सोलर अलायंस को ज्वाइन किया है। और 99 कौन बना था? स्पेन बना था। ध्यान दीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो पूछा जा सकता है 100 जो 100वां मेंबर बना है, जो 100 मेंबर बना है, उसके बारे में पूछा जा सकता है। पराग्वे। ध्यान दीजिएगा, जो इंटरनेशनल सोलर फेस्टिवल है उसके 4 थीम है। ओके, उसके 4 थीम है, ध्यान दीजिएगा, 4 थीम है इंटरनेशनल सोलर फेस्टिवल के, जो कि 5 से 6 सितंबर 2024 में होने वाला है। किसके द्वारा? इंटरनेशनल सोलर अलायंस द्वारा। 4 थीम्स हैं, इसको ध्यान दीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट। क्या है? फर्स्ट थिंग, द रोल ऑफ यूथ, द रोल ऑफ यूथ फर्स्ट, द रोल ऑफ यूथ। सेकेंड, कम्युनिटीज, कम्युनिटीज। थर्ड, वीमेन और प्राइवेट सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर। ये 4 थीम है इसके इंटरनेशनल सोलर फेस्टिवल के। व्हाट इट? कहाँ होने वाला है? न्यू दिल्ली में। इसलिए हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसको ध्यान दीजिएगा। इसके 4 थीम है। कौन? द रोल ऑफ यूथ, कम्युनिटीज, विमेन एंड प्राइवेट सेक्टर। कैसे ये सब हेल्प कर सकते हैं? किसके लिए? जो सोलर एनर्जी का उपयोग करें। व्हाट इट? अब प्राइवेट सेक्टर क्या करेगा? इन्वेस्टमेंट, पैसा इन्वेस्टमेंट करेगा। बिना उसके कुछ हो सकता है क्या? नहीं। व्हाट इट? नो प्रॉब्लम। नोट डाउन कर लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो पूछा जा सकता है।
वन वर्ल्ड वन वर्ल्ड मीडिया अवार्ड किसे दिया गया? वन वर्ल्ड मीडिया अवार्ड किसे दिया गया है? वन वर्ल्ड मीडिया प्रेस अवार्ड 2024 की बात कर रहे हैं। किसे दिया गया और किसके द्वारा दिया जाता है? आप ध्यान दीजिएगा, किसके द्वारा दिया जाता है? वन वर्ल्ड मीडिया द्वारा ही दिया जाता है। वन वर्ल्ड मीडिया द्वारा दिया जाता है। ओके, ये कहाँ का है? ये लंदन बेस्ड नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है। लंदन बेस्ड नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है। अभी जो ये अवार्ड मिला है, अवार्ड जो मिला है किसको मिला है? बिलान मीडिया को। बिलान मीडिया को। तो सबसे पहला हो गया, चलिए बिलान मीडिया को मिल गया। अब पूछा जाएगा कि जो बिलान मीडिया है किस कंट्री का है? सेकेंड क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा। तो बिलान मीडिया सोमालिया का है। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, जो बिलान मीडिया में जो जर्नलिस्ट है वह पूरे के पूरे वीमेन है। ओके, तो वीमेन ग्रुप है, ध्यान दीजिएगा, वीमेन न्यूज ग्रुप। अब आप पूछेंगे इन लोगों को यह अवार्ड क्यों दिया गया? उनके निडर जर्नलिज्म के कारण। और अब जानते हैं सोमालिया में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है, अफ्रीकन कंट्री है, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है वहां पर। कभी कभार युद्ध के माहौल भी बन जाते हैं वहां पर, कुछ टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन, उसके बीच में भी जो ये विमेन है वो क्या करती है, वहां से रिपोर्टिंग करती है। उसके उनके इसी निडर रिपोर्टिंग के कारण उनको वन वर्ल्ड मीडिया प्रेस अवार्ड दिया गया 2024 बाय वन वर्ल्ड मीडिया। ओके, और जो वन वर्ल्ड मीडिया प्रेस अवार्ड दिया जाता है किसको दिया जाता है? ग्लोबल साउथ को दिया जाता है, जानते हैं? ग्लोबल साउथ की कंट्री को दिया जाता है। अब ग्लोबल साउथ का मतलब ये नहीं है कि जो साउदर्न हेमिस्फीयर, नहीं, ऐसी कंट्री जो इकोनॉमिकली वीकर हो, जहां पे पॉपुलेशन ज्यादा हो, पॉवर्टी कम हो, उसको बोलते हैं क्या? ग्लोबल साउथ, जिसको इंडिया लीड कर रहा है। इंडिया लीड करने की कोशिश कर रहा है और भविष्य में लीड भी करेगा। गॉट इट? मिलनी कौन सी कंट्री आती है इसमें? जो अफ्रीकन कॉन्टिनेंट वाली कंट्री है वो आती है, अमेरिकन कॉन्टिनेंट वाली भी कंट्री आती है, एशियन कॉन्टिनेंट की भी कंट्री कुछ आती है। समझ में आ गया? पक्का? नो प्रॉब्लम। इसको बोलते हैं ग्लोबल साउथ, जिसको इंडिया लीड करने का प्रयास कर रहा है। इसीलिए G20 में इंडिया ने क्या किया था? अफ्रीकन यूनियन को मेंबर बनाया था। समझ में आ गया? ग्लोबल साउथ की बात की थी इंडिया ने। अंडरस्टूड? तो ध्यान दीजिए, अब ग्लोबल साउथ के बारे में पूछा जा सकता है क्योंकि बहुत बार न्यूज में आ चुका है। उसमें एक ऑप्शन रहेगा साउदर्न हेमिस्फीयर, तो ध्यान दीजिएगा वो नहीं ऑप्शन है। ग्लोबल साउथ का मतलब होता है ऐसी कंट्रियों का समूह जो कि वीक हो, इकोनॉमिकली वीक हो और हाई पॉपुलेशन हो, पॉवर्टी ज्यादा हो, उनको बोलते हैं ग्लोबल साउथ। गॉट इट? अंडरस्टूड? सॉरी सॉरी, नोट डाउन कर लीजिए, वीडियो को पॉज करके प्लीज। तो ग्लोबल साउथ की कंट्री को ये अवार्ड दिया जाता है। इस साल किसको दिया गया? बिलान मीडिया को। और बिलान मीडिया कहाँ का है? सोमालिया का। यह विमेन न्यूज ग्रुप है, ध्यान दीजिए, विमेन न्यूज टीम है, समझिए। गॉट इट? नॉन नाटो अलाय, यूएस ने अभी एक नॉन नाटो अलाय को, मतलब अपने नॉन नाटो फ्रेंड डिक्लेयर किया है। किसे डिक्लेयर किया देखते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नॉन नाटो अलाय डिक्लेयर बाय यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। अमेरिका किस कंट्री को डिक्लेयर किया गया, किस कंट्री को बनाया गया? केन्या को। अलाय मतलब फ्रेंड, ध्यान दीजिएगा, केन्या को बनाया गया। अब केन्या की राजधानी क्या है? नैरोबी। आप लोगों को पता है अफ्रीकन कंट्री है, इंडियन ओशन में क्या बॉर्डर शेयर करती है। पक्का? नो प्रॉब्लम। इस अफ्रीकन कंट्री है। अब नॉन नाटो अलाय होने के बाद क्या होगा?
इनको सहायता मिल सकती, कौन सी? मिलिट्री सहायता भी मिल सकती है और इकोनॉमिक सहायता भी इनको मिल सकती है। यह होता है नॉन नाटो अलाय बनने का फायदा। इससे क्या फायदा होने वाला, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट, ध्यान दीजिए। ओके, मिलिट्री एंड इकोनॉमिक प्रिविलेज मिल जाएंगे, प्रिविलेज। और अभी आपको पता है कि नाटो में कितने मेंबर हैं, इस थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं हम लोग। 32 मेंबर्स हैं। और 32वां जो मेंबर बना है, कौन बना है? स्वीडन बना है, जो कि यूरोपियन कंट्री है। और नाटो का जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पर? ब्रसेल्स, बेल्जियम में। और उनके जो अभी सेक्रेटरी जनरल बने हैं नाटो के, कौन बने हैं? नीदरलैंड के प्राइम मिनिस्टर मार्क रूट, आप लोगों को याद होगा तो। और क्यों बनाया गया था? आप लोगों को पता है, वर्ल्ड वॉर 2 के बाद जो सोवियत यूनियन है उसका पावर पूरे वर्ल्ड में बढ़ता जा रहा था, उसको काउंटर करने के लिए अमेरिका और कुछ यूरोपियन कंट्री साथ में आई और एक मिलिट्री समूह बनाई, ग्रुप बनाई। इसको क्या नाम दिया गया? नाटो, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। व्हाट इट? नो प्रॉब्लम। 1949। अंडरस्टूड? नोट डाउन करिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत बार न्यूज में आ रहा है नाटो, तो उसके बारे में, उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। वर्ल्ड नंबर 1 पैरा बैडमिंटन प्लेयर, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्यों? क्योंकि एक इंडियन को मिला है ये रैंक, वर्ल्ड नंबर 1। वो इंडियन है और एक आईएएस ऑफिसर भी है, ध्यान दीजिएगा। नंबर 1 पैरा बैडमिंटन। पैरा बैडमिंटन का मतलब थोड़ा सा फिजिकली डिसेबल्ड है। ओके, बैडमिंटन, बैडमिंटन प्लेयर कौन बना है? सुहास यतिराज, सुहास यतिराज बने। यह यूपी कैडर के आईएएस ऑफिसर हैं, यूपी उत्तर प्रदेश कैडर के आईएएस ऑफिसर। अभी ये इन्होंने किसको बीट किया है, जो कि नंबर 1 पे बहुत सालों से थे, बहुत दिनों से थे? ओके, फ्रांस के थे, फ्रांस के थे, लुकास मजूर, लुकास मजूर, जो कि अब सेकेंड पोजीशन पे आ गए हैं, बैडमिंटन, पैरा बैडमिंटन प्लेयर सेकेंड नंबर के हो गए वर्ल्ड। राइट, नो प्रॉब्लम। तो ध्यान दीजिएगा, पूछा जा सकता है कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, किसके द्वारा रैंकिंग डिक्लेयर की जाती है? बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन। ओके, पैरा बैडमिंटन वर्ल्ड रैंकिंग। व्हाट इट? बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन। तो ध्यान दीजिएगा कि पैरा बैडमिंटन प्लेयर के वर्ल्ड के नंबर 1 प्लेयर बन गए कौन? सुहास यतिराज, सुहास यतिराज। नोट डाउन कर लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो क्या है, ये तो आईएएस ऑफिसर है यूपी कैडर के, तो इसलिए पूछा जा सकता है, यूपी के रिलेटेड कोई भी एग्जाम हो उसमें भी पूछा जा सकता है। वर्ल्ड हाईएस्ट फाइटर एयरपोर्ट कहां बनाया जा रहा है? वर्ल्ड हाईएस्ट, सबसे ऊंचा, दुनिया का सबसे ऊंचा, वर्ल्ड हाईएस्ट। अब दुनिया का सबसे ऊंचा है तो डेफिनेटली इंडिया में ही होगा। कहां पर? लद्दाख रीजन में ही होगा, आप लोगों को पता ही है। अगर पढ़े भी नहीं है तब पर भी आप लोग टिक कर सकते हैं। वर्ल्ड हाईएस्ट फाइटर एयरपोर्ट कहां बनाया जा रहा है? लद्दाख में। अब ये इंपॉर्टेंट है कि लद्दाख में कहां बनाया जा रहा है, यह पूछा जा सकता है। लद्दाख में लद्दाख के 4 रीजन का ऑप्शन दे देगा, अगर ये पता है तब कर सकते हो आप लोग। न्योमा में, कहां पर? न्योमा में, न्योमा में। और लद्दाख से रिलेटेड एक दो न्यूज और देख सकते हैं। लद्दाख में एक बहुत फेमस फेस्टिवल होता है, कौन सा? हेमिस फेस्टिवल, हेमिस फेस्टिवल लद्दाख में होता है। और इस फेस्टिवल में क्या करते हैं लोग? मुखौटा पहनकर अपने मुंह को ढककर डांस करते, बहुत फेमस डांस। ओके, मुखौटा पहनकर डांस करते। गॉट इट? ध्यान दीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो डायरेक्ट नहीं पूछकर क्या पूछ देगा? लद्दाख के 4 रीजन का नाम दे देगा,
इसमें से एक क्या रहेगा, न्यूमा। अगर आपको पता है तब कर लोगे। ओके, नोट डाउन कर लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट। लास्ट न्यूज ऑफ द डे, इंडियाज फर्स्ट ग्लोबल सेंटर, इंडियाज फर्स्ट ग्लोबल सेंटर, इंडियाज फर्स्ट ग्लोबल सेंटर फॉर इंटरप्राइजेज रिस्क, फॉर इंटरप्राइजेज रिस्क कहाँ खोला गया है? ओके, रिस्क मैनेजमेंट कहाँ खोला गया है, ध्यान दीजिएगा। हैज बीन सेटअप, उड़ीसा में। उड़ीसा में एक श्री श्री यूनिवर्सिटी है, श्री श्री यूनिवर्सिटी, वहां पर श्री श्री यूनिवर्सिटी। ओके, अब जो ये ग्लोबल सेंटर फॉर इंटरप्राइजेज रिस्क मैनेजमेंट है, इसको खोलने का कुछ तो उद्देश्य होगा, कुछ तो कुछ काम होगा। तो देखते हैं क्या है उद्देश्य। चलिए उसका ऑब्जेक्टिव देख लेते हैं। सबसे पहली बात, ऑब्जेक्टिव क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। टू क्रिएट सेफ इन्वायरमेंट, टू क्रिएट सेफ इन्वायरमेंट इन ईस्टर्न इंडिया। ईस्टर्न इंडिया मतलब वही आप कह सकते हो कि वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, इस सब। ओके, ईस्टर्न इंडिया थ्रू पार्टनरशिप, थ्रू पार्टनरशिप विथ लोकल ऑर्गेनाइजेशन, लोकल ऑर्गेनाइजेशन एंड गवर्नमेंट। समझ में आ गया? गॉट इट? क्या करना है? टू क्रिएट सेफ इन्वायरमेंट इन ईस्टर्न इंडिया थ्रू पार्टनरशिप विद द लोकल ऑर्गेनाइजेशन। जो लोकल ऑर्गेनाइजेशन होगा और गवर्नमेंट के बीच में पार्टनरशिप होगा, जिससे कि सेफ इन्वायरमेंट बनाया जा सके। कहां पर? ईस्टर्न इंडिया में। तो थ्रू आउट द इंडिया भी पूछा जा सकता है ऑप्शन में, या वेस्टर्न इंडिया में पूछा जा सकता है, या सेंट्रल इंडिया में पूछा जा सकता है। ध्यान दीजिएगा, ऐसा भी क्वेश्चन पूछ दिया जाएगा। पूरे इंडिया में पहला ऑप्शन, ईस्टर्न इंडिया में दूसरा ऑप्शन, वेस्टर्न इंडिया में तीसरा ऑप्शन, सेंट्रल इंडिया में चौथा ऑप्शन। अगर आपको पता है तभी आप कर सकते हो। कौन कौन सा एरिया है, किस किस एरिया में काम करेंगे? एरियाज सिंपल सी बात है, डिजास्टर रिस्क में काम करेंगे। कोई डिजास्टर आ गया, जैसे अर्थक्वेक आ गया, कुछ भी आ गया, सुनामी आ गया, कुछ भी। ओके, फाइनेंशियल रिस्क जो आ गया उसमें भी रिस्क आ गया, उसमें भी। और किस में काम करेंगे? साइबर जो रिस्क है उसमें भी काम कर सकते हैं, करेंगे साइबर रिस्क में। इन सब एरिया में ये क्या करेंगे? काम करेंगे। ओके, टू प्रोवाइड द सेफ इन्वायरमेंट इन ईस्टर्न इंडिया। गॉट इट? तो बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज इसको नोट डाउन कर लीजिएगा आप लोग। श्री श्री यूनिवर्सिटी में सेटअप किया गया है ग्लोबल सेंटर फॉर इंटरप्राइजेज रिस्क मैनेजमेंट। इंडिया का पहला, इसलिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। गॉट इट? तो नोट डाउन कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो को पॉज करके नोट डाउन कर लीजिएगा। आखिरी न्यूज था आज का, बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज है। तो जाने से पहले अगर आपको वीडियो पसंद आया और लेक्चर पसंद आया तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और बेल आइकन दबाना तो बिल्कुल मत भूलिएगा, नहीं तो नोटिफिकेशन मिस कर देंगे। और वंस अगेन आई एम रियली सॉरी फॉर माय दिस गला। ओके, गला सही है, थ्रोट मेरा सही नहीं है, प्लीज आई एम रियली सॉरी, मुझे माफ करिएगा। बाय बाय, टेक केयर, पढ़ते रहिएगा।